नमस्कार दोस्तों, 24 की चौधर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऊपर लिख रखा है भाई, क्या आदमपुर का गढ़ टूटेगा? इबका वाला चुनाव में बड़े बड़े खेले होने हैं, सच्चाई है यार। बिल्कुल साथियों, आदमपुर की जो सीट है उसके ऊपर चर्चा करांगे, विश्लेषण करांगे और विश्लेषण करने के लिए न्यूज देसी से हमारे सीनियर साथी हैं भाई मनिक जागलान, उनके साथ में बातचीत करांगे। तो मनिक भाई, आदमपुर का समीकरण क्या बोलता है? बिल्कुल, सबसे पहले आप सभी को भाई राम राम। और जैसा बताया शास्त्री जी ने कि भाई इस चुनाव में बहुत कुछ उल्टा पलटी होनी है और ऊपरावन टाइटल भी दे रखा है गढ़, क्योंकि आदमपुर हल्का गढ़ माना जाता है चौधरी भजनलाल का, भजनलाल के परिवार का, क्योंकि यहाँ से जितने भी चुनाव चौधरी भजनलाल के परिवार ने, भजनलाल ने लड़े हैं, तो मैक्सिमम चुनाव जो है भजनलाल का परिवार यहाँ से जीतता आया है, इसलिए ये गढ़ बना हुआ है। और इस गढ़ के ऊपर जब बात आती है, पहले हम उपचुनाव की बात कर लेते हैं। पिछला जो उपचुनाव था, जयप्रकाश जेपी ने जो है उपचुनाव लड़ा वहां से, उसके बाद उसमें क्या समीकरण थे, अब क्या समीकरण चेंज होंगे, अब क्या होने वाला है, और इस वीडियो में आज तक के आंकड़े जो फिलहाल तक की सिचुएशन चली उसके ऊपर चर्चा हम शास्त्री जी करेंगे। अगर बात करूं दोनों की, कांग्रेस पार्टी से हैं चंद्र प्रकाश जी और बीजेपी से जो है भव्य बिश्नोई है, कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, चौधरी भजनलाल के पोते हैं। और यहाँ भी अगर बात करूं, राजनीतिक बैकग्राउंड इनका भी बड़ा रहा है और इस परिवार से भी इनका संबंध रहा है। इनके चाचा जी जो है, चाचा जी राइट हैंड बताए गए, चौधरी भजनलाल जी के राइट हैंड थे, उनका भी अच्छा खासा जो है रुतबा आदमपुर हल्के में है। पहला कारण यह है कि ये इनके फाइट में खड़े हैं। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं, अब बात कर लेते हैं उपचुनाव की। उपचुनाव हुआ था शास्त्री जी, आपने भी वहां गए थे, आपने देखा था सारी चीजें। जयप्रकाश जेपी और भव्य बिश्नोई के अंदर फाइट हुई थी, तगड़ी फाइट, अच्छी बहुत फाइट, कम मार्जिन से जीते थे, बहुत कम मार्जिन से जीते थे। और उस मार्जिन से जीतने के कुछ कारण थे, उनके ऊपर मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि उस समय जो उपचुनाव था। और दूसरी बात, सरकार किसकी थी? बीजेपी की। और उपचुनाव हमेशा जो पार्टी है उसके पक्ष में जाता है, लगभग मैक्सिमम वहां जाता है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला की कितनी सेफ सीट थी वहां, आपने देखा कितनी सेफ सीट थी। हालांकि वहां से कोई नहीं कह रहा था कि अभय सिंह चौटाला की फाइट भी होगी, लेकिन बीजेपी की सरकार थी, इस वजह से वहां अच्छी फाइट हुई। जीते तो अभय सिंह चौटाला उपचुनाव, लेकिन फाइट बहुत तगड़ी हुई थी वहां। उसी प्रकार उपचुनाव था, बीजेपी सरकार ऊपर सरकार थी, सेंटर में भी और हरियाणा में भी। भव्य बिश्नोई जीते, बहुत कम मार्जिन से जीते। जयप्रकाश जेपी वहां से चुनाव लड़ा, बहुत तगड़ा चुनाव, बहुत फाइट रही वहां। उस समय मुद्दे थे कुछ भव्य बिश्नोई के पास, कुलदीप बिश्नोई के पास। मुद्दे क्या थे? कि मेरा बेटा मंत्री बनेगा। बीजेपी ने भी साफ कहा, वहां मनोहर लाल खट्टर पूर्व सीएम, उन्होंने बोला कि भव्य को जिता दो, आदमपुर के लिए बड़ा कुछ होगा। इशारा करके गए थे, इशारे हुए थे कि यहां मंत्री पद आएगा। और कुलदीप बिश्नोई ने तो साफ शब्दों में कहा था कि जो आदमपुर का विकास अभी तक रुका हुआ है उसको मेरा बेटा करवाने का काम करेगा, मंत्री पद मिलेगा, आप इसको यहां से जिताने का काम करें। जनता ने जिता दिया। जिताने के बाद आज इतना समय हो चुका है, जनता नाराज है इस बात से। पहला रीजन कि मंत्री पद नहीं मिला, पहला कारण ये, इसके इनके खुद के समर्थक भी जो है इस चीज से नाराज हैं कि मंत्री पद नहीं मिला, पहला। दूसरा, इस चुनाव से पहले चले जाए हम, थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम अभिमन्यु जी। जब अगर बात करूं, सिर्फ कुलदीप बिश्नोई को राजस्थान का प्रभारी बनाया गया और कोई पद नहीं मिला, ना भव्य बिश्नोई को मिला। एक बार चर्चाएं चल गई थी कि कुलदीप बिश्नोई को घर बैठा दिया है बीजेपी के अंदर, उन्होंने नाराजगी जाहिर की। उसके बाद उनके बड़े नेता उनके पास आए, उनको मनाया, पहला। उसके बाद बात कर लेते हैं, जब पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर अपने हिसार आए थे, आपको याद होगी, उन्होंने पिछले मुख्यमंत्रियों की तुलना की, उसमें चौधरी भजनलाल का भी जिक्र किया और साफ शब्दों में कहा था चौधरी भजनलाल के समय में पर्ची खर्चियां चलती थी, पैसे नौकरियां ऐसे थी, इस तरह की स्टेटमेंट दी थी। उससे कुलदीप बिश्नोई काफी नाराज हुए थे, उन्होंने अपने बयान भी दिए थे, बीजेपी के खिलाफ भी बयान दिए थे। उस समय लोगों ने आंकड़े भी लगाए थे, आंकलन भी किया था कि शायद कुलदीप बिश्नोई बीजेपी छोड़ दे, क्योंकि उस समय इतना एकदम से जो है कुलदीप बिश्नोई इस चीज के विरोध में चले गए थे और कुलदीप बिश्नोई प्रचार के अंदर भी नहीं आए थे। तो और दूसरा, उसके बाद बात कर लेते हैं, एमपी का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा में कुलदीप बिश्नोई टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं मिली। कुलदीप बिश्नोई फिर वहां रूस से
मान रहे हो ये बातें? तो ये तो सामने की बातें हैं। कुलदीप बिश्नोई फिर नाराज हुए बीजेपी से, यानी 3-4 मौके ऐसे आए हैं कि कुलदीप बिश्नोई ने नाराज होकर के जो है कुछ न कुछ अपना हक बीजेपी में लेने का काम किया। ये चीजें रही है। इस चीज की नाराजगी बीजेपी से जो है इनके खुद के समर्थकों की भी है, पहला कारण। दूसरी बातचीत कर लेते हैं हम किसान आंदोलन। उस क्षेत्र में भी किसान आंदोलन का अच्छा प्रभाव रहा है। चूड़ी बागड़ियां की बात कर ले, वहां से भी अच्छे अच्छे नेता आए हैं। बाढ़ संबंध बहुत से गांव ऐसे हैं जहां किसान आंदोलन का प्रभाव है। बीजेपी वहां वोट इनको नहीं देगी, ये रहा। दूसरा क्या कारण है, वहां अगर मैं जातीय समीकरण की बात करूं, देखो कई साथी ये भी कहेंगे भाई जातीय समीकरणों पे बात कर रहे हैं आप। चुनाव है दोस्तों, ये मनिक है, जब अपना हरियाणा में या भारत में जब चुनाव हो और जातिगत समीकरण के ऊपर बात ना हो या जातीय धर्म पे बात ना हो चुनाव के टाइम पे, तो चुनाव अधूरा माना जाएगा, या सच्चाई है। बिल्कुल, जातीय समीकरण देख के अगर वोट ना दें लोग, तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, अच्छे नेता चुन करके ऊपर जाएंगे और देश का विकास भी होगा। हमारी यही तो समस्या है कि जातीय समीकरण देख करके वोट देती जनता। चंद्र प्रकाश का मैंने कांग्रेस के एक फायदा लगा है, क्योंकि चंद्र प्रकाश जो है बीसी कम्युनिटी से आते हैं, चांगड़ा समाज से हैं। बिल्कुल, तो इसके जाट वोट जो है वो बिश्नोई को नहीं जाएगा, बहुत कम जाएगा। यही बात मैं आ रहा था शास्त्री जी, आपने मेरी बात को छीन लिया। शुरू से लेकर के आज तक का इतिहास उठा करके देखोगे आप, जाट वोट बैंक मैक्सिमम कुलदीप बिश्नोई के एंटी रहा है। और बिश्नोई वोट बैंक किसी भी जाट जो आया है वहां से टिकट लेकर किसी भी पार्टी से, वो इनके एंटी रहा है। इसी वजह से जो है कुलदीप बिश्नोई का गढ़ रहा है। अब की बार काफी लंबे समय के बाद ऐसा कैंडिडेट मैदान में आया है जिसको जाट वोट बैंक भी मिलेगा और ओबीसी वोट बैंक, वो वोट बैंक भी इनको मिलेगा, क्योंकि वो बाकी जो वोट बैंक था वो सारा कुलदीप बिश्नोई और भजनलाल के परिवार को जाता था। अब की बार ये चेंज होगा। यहां चंद्र प्रकाश को बड़े दिमाग से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बहुत बड़ा जो जाल फेंका है आदमपुर के अंदर, किला तोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ और भी बहुत से चेहरे थे। चाहे मैं प्रदीप बेनीवाल की बात करूं, कुलदीप बिश्नोई के तो वो शुरू से ही एंटी रहे हैं, लेकिन उनके पिता पोकरमल वो भजनलाल के बहुत ज्यादा नजदीकी और राजनीति में लेके आने वाले उनको माना जाता है, क्योंकि वो साथ में उन्होंने व्यवसाय किया है, साथ में उन्होंने काम किया है। उसके बेटे हैं, वो पोकरमल के बेटे हैं प्रदीप बेनीवाल। वो टिकट की बड़ी दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर हाईकमान की बात करूं या उदयवान की बात करूं, कांग्रेस हाईकमान ने एक दिमाग यहाँ खेला, एक गेम यहाँ खेला और चंद्र प्रकाश को यहाँ उतारा है। हालांकि चंद्र प्रकाश नलवा से टिकट मांग रहे थे, क्योंकि उनका गांव नलवा के अंदर पड़ता है। यहाँ ये गेम इसलिए खेला, ये जातीय समीकरण सेट करने के लिए ये गेम खेला है। इस वजह से जो है चंद्र प्रकाश यहाँ मजबूत है। चुनाव से पहले यहाँ लोग, टिकट से पहले लोग यहाँ कहते थे कि भाई यहाँ तो कुलदीप बिश्नोई का बोलबाला है, भव्य बिश्नोई का बोलबाला है, लेकिन आज की स्थिति में बिल्कुल यहाँ तुल रहा है चुनाव, बिल्कुल बराबर का चुनाव है। शास्त्री जी आप, अच्छा एक बात और मैं कहूंगा, आज तक आदमपुर के अंदर हमने इतने चुनाव देख लिए, उपचुनाव भी देख लिए, आम चुनाव देख लिए, लेकिन आदमपुर के अंदर भजनलाल परिवार का आज तक मैंने कभी विरोध नहीं देखा, लेकिन अब की बार विरोध की वीडियो भी सामने आई। हाँ, ये चीज भी आपकी सही है। थोड़ा सा भव्य बिश्नोई ने जब उपचुनाव लड़ा उस समय भी विरोध था, क्योंकि उस टाइम थोड़ा किसान आंदोलन पीक पे था, थोड़ा सा नजदीक था। लेकिन अब तो लगभग शांत है कि बहुत कम नेताओं का विरोध हो रहा है इस चुनाव के अंदर। लोकसभा में अच्छा था, लोकसभा के बाद अभी भी बहुत कम है, लेकिन भव्य बिश्नोई की कुछ वीडियो अभी भी वायरल हो रही है, जो विरोध उनका हुआ है वो चीज आपने देखी है। तो ये कुछ कारण रहे हैं। किसान आंदोलन का प्रभाव रहेगा, मंत्री इनको नहीं बनाया गया उसका प्रभाव रहेगा, या फिर देखो अगर उस बात पे जाए तो इनके खुद के ताऊ जी कांग्रेस से हैं, टिकट मिली हुई है और शायद जो जीते भी गए लगभग, ठीक है उनकी। हाँ, तो यहाँ ये चीज डिपेंड करती है कि कुलदीप बिश्नोई के जो पर्सनल वोटर थे उनमें से भी सेंध लगी हुई है कांग्रेस की तरफ, उनको कितना मना पाएंगे। बहुत से लोगों को उम्मीद होती है, एक उम्मीद होती है जब कोई नेता के साथ लगता है, काम करता है। भव्य बिश्नोई को भी एक उम्मीद के साथ बनाया था, लेकिन शायद वो काम हो नहीं पाए जो काम
मतलब आश्वासन लोगों को दिया था, वही टूटी फूटी सड़कें आज भी आदमपुर के अंदर आप देखोगे। विकास की बात थी, वो विकास भव्य बिश्नोई नहीं करवा पाए। कारण उसका ये रहा, उपचुनाव के बाद जो है इनको मंत्री नहीं बनाया गया, उसके बाद इनकी आपस की नाराजगी, बीजेपी के अंदर मंत्री चेंज होना, मुख्यमंत्री चेंज होना, ये चीजें रही। इनके जो है अगर बात करूं मंत्री पद हिस्से नहीं आया तो काम नहीं करवा पाए, उसका बड़ा खामियाजा की बार भव्य बिश्नोई को भुगतना पड़ सकता है। ये पहला पॉइंट है यहाँ से। दोस्तों आप देख रहे हो भाई, अब की बार का जो 24 का चुनाव है, इसमें बहुत बड़े बड़े खेले होंगे, किले भी टूटेंगे। स्पष्ट तौर पे हम ना किसी को जिता रहे हैं, साथियों ना किसी को हरा रहे हैं। हम समीक्षा कर रहे हैं, हम विश्लेषण कर रहे हैं, तथ्यों के आधार पर हम विश्लेषण कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट हमने ली है, उसके आधार पर हम विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल बात कर लेते हैं। जिस तरह अगर चंद्र प्रकाश की और भव्य बिश्नोई की बात करें तो आज की, मैं पहले ही बता चुका हूं, बराबरी का चुनाव है। सट्टा बाजार की बात कर लेते हैं। सट्टा बाजार बिल्कुल बराबर के अंदर इस चुनाव को दिखा रहा है, बिल्कुल मतलब बहुत अच्छी फाइट यहाँ है। चुनाव किसी भी तरफ। एक बात और है मनीष भाई, आज नरेंद्र मोदी की रैली हुई हिसार के अंदर, कुलदीप बिश्नोई को संयोजक बनाया जाता है। बिल्कुल। और आज जो कुलदीप बिश्नोई की बॉडी लैंग्वेज थी वो कमाल की रही है। और नरेंद्र मोदी ने भी भजनलाल परिवार का नाम लिया है, तो एक बहुत बड़ी बात बन जाती है। कहीं ना कहीं मतलब प्लस पॉइंट तो जाएगा भव्य बिश्नोई कहीं ना कहीं। देखो मैं ये जिक्र पहले भी कर चुका हूँ शास्त्री जी, जो मनोहर लाल खट्टर ने काम किए, आप नोट करो, बीजेपी सरकार उन चीजों को छुपा रही है। अभी नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद आप ये बताइए कि बार बार अगर बीजेपी ये नहीं कर रही हो कि नायब सैनी ने ये करवा, कोई भी खट्टर के जो पिछड़ा प्रोजेक्ट कर रही है, नायब सैनी को पूरा मतलब हाईलाइट कर रही है। 9.5 साल को छुपाया जा रहा है, और सिर्फ ये 3-4 महीने 5 महीने ये दिखाए जा रहे हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या है? और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भजनलाल की प्रशंसा की, उसके पीछे भी यही कारण है। उसके पीछे ये कारण है, जब मनोहर लाल खट्टर ने उसके बारे में कुछ अलग टिप्पणी की थी, उसको ढकने के लिए आज प्रधानमंत्री ने ये टिप्पणियां की है कि इस गड्ढ को बचाया जा सके। तो बीजेपी का ये एक, और नरेंद्र मोदी का तो आपको पता है, तो उन्होंने जो है ये चीज इसलिए आज जो है भजनलाल के वोटर जो है ना, उनको खुश करने के लिए एक पैतरा फेंका है बीजेपी ने। उसके ऊपर कितने वोटर अपने पास वापस आ पाएंगे कुलदीप बिश्नोई के, कुलदीप बिश्नोई कितनी मेहनत करके दोबारा अपने लोगों को अपने साथ जोड़ पाएंगे? क्योंकि बड़ी बात यहाँ क्या है, आदमपुर के अंदर कुलदीप बिश्नोई का जो कट्टर वोटर था ना, वो टूट चुका है। वो खिसके है। सबसे बड़ी वजह यह है। दूसरी वजह जो जातीय समीकरण यहाँ कांग्रेस ने हाँ, ये चेहरा यहाँ सेट हो गया। ये चेहरा यहाँ सेट ऐसे हो गया क्योंकि जाट वोटर पहले से ही कांग्रेस से रहे हैं और आंदोलन का प्रभाव रहा है। बिल्कुल नाराजगी है बीजेपी के खिलाफ जाट वोटर की मैक्सिमम, लेकिन ऑप्शन नहीं कोई और बड़ा कारण क्या है कि दो चेहरों के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वहां फाइट नहीं है किसी की भी। तो अगर और मैं बात करूं, मतलब कोई नाराजगी या फिर चंद्र प्रकाश से किसी की नाराजगी हो, वो कहीं और जाने की सोच ले, तो वहां कोई और ऑप्शन नहीं है। जेजेपी वहां स्टैंड नहीं करती, वहां आम आदमी पार्टी वहां स्टैंड नहीं करती, तो वहां दो ही पार्टी बचती है, बीजेपी और कांग्रेस। और इनके अंदर जो है दोनों की फाइट है। लॉस हो सकता है यहाँ, वह नुकाग नहीं बोला अपनों को तो खोड़ने की में नहीं। यहाँ तो ये वो बात है, क्योंकि ये चुनाव लड़ रहे हैं, पहला चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। इनके दिमाग में ये चीज नहीं है कि मेरा कुछ खुएगा। अगर ये जीतते हैं तो बड़ा कद है, अगर हारते हैं तो वही जयप्रकाश वाली बात से बोला टक्कर तो ले ही। इनके लिए ये एक मन शांत करने की बात है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ अगर कुछ और हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, तो ये शब्द आपने जो लिख दिया, ये टूट जाएगा, गढ़ टूट जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात होगी हरियाणा प्रदेश की राजनीति में। बिल्कुल, भजनलाल परिवार का गढ़ टूटना, ये अपने आप में इतिहास बदलेगा एक प्रकार से। गढ़ टूटा तो कुलदीप बिश्नोई की और भजनलाल परिवार की जो राजनीति है वो खतरे में आ जाएगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है। अगर अब की बार यहां से गढ़ टूटा तो इनकी राजनीति खतरे में आ जाएगी। अगर बात करूं ताऊ देवीलाल के परिवार की, सेम वो सिचुएशन आ जाएगी। आज एक समय था उनका, वो कहीं से भी सीट पर खड़े हो जाते थे तो वो सीट निकाल देते थे। आज दुष्यंत चौटाला के हालात आप देख सकते हैं। और भी अगर बात करूं, मैं खुद अभय सिंह चौटाला की बात करूं तो बिल्कुल
फाइट है वहां। कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है परिवार से जो ये दम रखता हो कि वहां से खड़ा होगा तो वो जीतेगा, कंफर्म जीतेगा। देखो सीट आ सकती है, किसी की भी आ सकती है, हम ये नहीं कहते नहीं आएगी, लेकिन वो उनका गढ़ टूटा है। बिल्कुल उनका गढ़ टूटा है, तो गढ़ टूटने के बाद उनका गढ़ बनना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो वही काम यहाँ हो सकता है। अगर अब की बार ये गढ़ टूटा तो कुलदीप बिश्नोई के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर देगा। तो साथियों बाकी बात तो भाई जो आदमपुर की जागरूक जनता है, जो मतदाता है, वो तय करेंगे। यहाँ पे वो बताएंगे कि आदमपुर का गढ़ कुलदीप बिश्नोई का टूटेगा या भव्य बिश्नोई वहां पे जीतने में सफल होंगे, वो आदमपुर की जनता तय करेगी। एक चीज और इसके अंदर काम करेगी शास्त्री जी, ये चेहरा अगर बात करूं दीपेंद्र हुड्डा का भी निजी है और जयप्रकाश जेपी का भी नजदीकी है और इनके ऊपर हाथ है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी। अब मैं बात कर लेता हूं जयप्रकाश जेपी की। इसका जयप्रकाश जेपी के ऊपर अच्छा खासा हाथ है। आपने रैली में देखा भी होगा, राहुल गांधी जी आए। तो अगर बात करूं, फिलहाल मौके के सांसद है वो, और उन्होंने पिछला चुनाव यहां से लड़ा था, उपचुनाव, और तकड़ी फाइट दी थी और चुनाव जो है बिल्कुल नजदीक आकर के। और अब की बात कर लें तो आपने देखा लोकसभा में, तो आपने पता है वहां गढ़ सब कुछ तोड़ने का काम किया, गढ़ तोड़ा जयप्रकाश जी ने। तो मतलब उपचुनाव से लोकसभा चुनाव जयप्रकाश जीतते हैं, तो इसका मतलब बहुत बड़ी आप समझते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो ये प्रभाव भी इनके ऊपर रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ये लॉस यहाँ भी होगा। क्यों? क्योंकि जयप्रकाश जेपी इनके नजदीक हैं और ये उनके खास हैं, और वो यहाँ से लोकसभा चुनाव जीतते हैं। उससे पहले उपचुनाव उन्होंने लड़ा है, यानी इस क्षेत्र में आदमपुर में जयप्रकाश जेपी ने टाइम दिया है, पर्सनल वर्कर बनाए हैं, लोगों के बीच में रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका फायदा तो अब इनको मिलेगा। और फिर ऊपर एमपी बैठे हैं, अभी सभी को ये पता है अगर ये जीतते हैं तो इनके ऊपर एमपी कौन है? जयप्रकाश जेपी है। जयप्रकाश जेपी ने लोगों के बीच में दावे कर रखे हैं कि मैं आदमपुर को ऐसा बनाऊंगा, मैं आदमपुर को ऐसा बनाऊंगा। तो अगर डबल इंजन यहाँ हो जाता है तो काम होगा। लोगों की भावना है, लोग ये सोच रहे हैं कि अगर यहाँ से चंद्र प्रकाश जीतते हैं और ऊपर जयप्रकाश जेपी बैठे हैं तो काम होगा आदमपुर का। तो ये प्लस पॉइंट भी इनको मिलेगा और इस प्लस पॉइंट से ये बाजी मार सकते हैं दोस्तों। तो साथियों ये था विश्लेषण। आपने क्या लगा है एक सभ्य कमेंट करके ना जरूर बता दियो कि आदमपुर की जो जनता है, जो जागरूक मतदाता है, वो किसके साथ जाएंगे, किसको अपना अगला विधायक चुनना पसंद करेंगे। कमेंट करिए, वीडियो में करिए दक्कन शेयर, और चैनल पर जो साथी नए हैं वे सब्सक्राइब जरूर कर लियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बिल्कुल या तकड़ी बनेगी, तकड़ी बनी है भाई। मैं वीडियो